जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। आज की ये वीडियो इसी टॉपिक को कवर करने वाली है। ये टॉपिक को हम पिछली वीडियो में ही कवर करने वाले थे, पर वीडियो की लेंथ ज़्यादा होने के कारण इसे सेपरेट बनाना पड़ा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिफरेंट जनरेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, कौन कौन से कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ और साथ ही साथ इनमें कौन कौन से कंपोनेंट लगाए गए। इन सारी बातों को इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। हमने कोशिश की है कि इस वीडियो को शॉर्ट और इजी रखने का, तो बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। पर वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा इंट्रो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीत। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना ज्ञान थेरेपी में। तो दिमाग की बत्ती जला के चलिए शुरू करते हैं। इंसान सालों पहले से ही कंप्यूटर का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। पहले के कंप्यूटर काफ़ी बड़े और काफ़ी स्लो हुआ करते थे, पर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई। वैसे वैसे इनके डिवाइस भी एडवांस होते गए। नए नए डिवाइस का इन्वेंशन हुआ, इनके डिवाइस काफ़ी फास्ट होते गए और इनका साइज भी घटता गया। तो इन्हीं टेक्नोलॉजीज को ठीक से समझने के लिए इसे जनरेशन में कैटेगराइज कर दिया गया। तो आइए इन्हीं जनरेशन्स के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट जनरेशन से। फर्स्ट जनरेशन, इनका टाइम पीरियड 1940 से 1956 तक का था। इस जनरेशन में मेन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था और डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का। अगर वैक्यूम ट्यूब की बात की जाए तो मेमोरी और सीपीयू के लिए ये बेसिक कंपोनेंट हुआ करते थे, पर इनकी दिक्कत ये थी कि ये काफ़ी ज़्यादा बिजली यूज किया करते थे, जिसके कारण इनमें हीटिंग प्रॉब्लम हुआ करती थी। इनको बनाने के लिए 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, जिनके कारण इनका साइज एक रूम जितना बड़ा हुआ करता था। और साथ ही साथ ये उतने फास्ट भी नहीं हुआ करते थे। इनका आउटपुट हमेशा सही नहीं होते थे। इनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम पंच कार्ड का यूज किया करते थे। तो आइए इनके मेन पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को मेन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के रूप में यूज किया जाता था। इनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में हुआ करते थे। इनमें प्रोसेसिंग काफ़ी स्लो हुआ करते थे, जिसमें नंबर्स को ऐड करने के लिए 200 माइक्रोसेकंड और मल्टीप्लाई करने के लिए 2000 माइक्रोसेकंड लगते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर में पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप का यूज आउटपुट डिवाइस के रूप में किया जाता था और डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे। इनके आउटपुट और कैलकुलेशन ज़्यादा भरोसेमंद नहीं हुआ करते थे। ये कई बार आउटपुट गलत दिया करते थे। ये काफ़ी बिजली यूज करते थे, जिनके कारण इनमें हीटिंग प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो इनको ठंडा रखने के लिए एसी की ज़रूरत पड़ती थी। ये कंप्यूटर्स एक टाइम में एक ही टास्क को परफॉर्म कर पाते थे, जिनके कारण इनको सिंगल टास्क सिंगल यूज़र भी कहा जाता था। इस जनरेशन में कई कंप्यूटर का बनाया गया, जिनके नाम एनियाक, एडवैक, एडसैक, यूनिवैक 1, IBM 701 जैसे कंप्यूटर को बनाया गया। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, जिनका टाइम पीरियड 1956 से लेकर 1963 तक का था। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब को बदलकर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, जो कि एक सॉलिड स्टेट डिवाइस थी, जिनको सेमीकंडक्टर मेटल से मिलकर बनाया गया। ये सेम वही काम करते थे जो एक वैक्यूम ट्यूब का होता था, पर ये वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन काफ़ी छोटे हुआ करते थे, जिनके कारण इनके कंप्यूटर का साइज भी फर्स्ट जनरेशन के रेस्पेक्ट में छोटा हुआ करता था। साथ ही साथ इनके टास्क परफॉर्म करने की स्पीड को भी इम्प्रूव किया गया और पहले के मुकाबले ये अधिक रिलायबल और करेक्ट आउटपुट देते थे। इस जनरेशन में असेंबली और मशीन लैंग्वेज को ईजी और इम्प्रूव भी किया गया। इस जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ, जिसमें कोबाल और फोर्ट्रेन जैसी हाई लेवल लैंग्वेज शामिल थी। तो अगर इनके मेन टॉपिक्स की बात की जाए तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को हटा करके ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, जिनका साइज वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन छोटा हुआ करता था।
इस जनरेशन के कंप्यूटर टास्क को ज़्यादा फास्ट तरीके से पूरा करते थे और इनके आउटपुट ज़्यादा रिलायबल भी हुआ करते थे। इस जनरेशन में असेंबली और मशीन लैंग्वेज का यूज़ इजी और बेटर वे में किया जाने लगा, जिनमें कोबॉल, फोर्ट्रेन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शामिल किया गया। इस जनरेशन में प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर्स और सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया जाने लगा। जैसा कि ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन छोटे हुआ करते थे, तो इनको चलाने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये पहले के कंपैरिजन इनमें कम हीटिंग प्रॉब्लम हुआ करते थे, पर एसी की ज़रूरत इस टाइम भी हुआ करते थे। इस जनरेशन में हनीवेल 400, CDC 1604 जैसे कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, इनका टाइम पीरियड 1965 से लेकर 1971 तक का था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर को बदल करके उसकी जगह इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज किया जाने लगा। 1958 में जैक कैल्वी और रॉबर्ट नॉइजी ने ही सबसे पहले ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज किया। इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर इन सभी को ग्रुपिंग करके बनाया गया था। जब इन सभी को एक ही कंपोनेंट में मिला दिया गया तो कंप्यूटर का साइज और भी छोटा हो गया। शुरुआती तौर पर इंटीग्रेटेड चिप में 10 to 20 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ही आ पाते थे, जिसे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन यानी SSI भी कहा जाता था। धीरे धीरे इनको एडवांस बनाया गया और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को इंक्रीज करके 100 तक कर दी गई, जिसे हम मीडियम स्केल इंटीग्रेशन यानी MSI का नाम दिया गया। इस जनरेशन में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया जाने लगा, जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी पहले से ज़्यादा थी। और इसी जनरेशन में इनपुट और आउटपुट के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज किया जाने लगा। तो इस जनरेशन की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज किया जाता था, जिनके कारण इन जनरेशन के कंप्यूटर्स पिछले जनरेशन के कंपैरिजन छोटे होते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर पहले से ज़्यादा फास्ट वे में टास्क को परफॉर्म कर पाते थे, साथ ही एक्यूरेट और ज़्यादा रिलायबल भी हुआ करते थे। इस जनरेशन में टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट सामने आया, जिसे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में हेल्प हुई। अब ये कंप्यूटर्स एक साथ 2 या 2 से अधिक टास्क को पूरा करने में कैपेबल थे। कई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी शुरुआत इसी जनरेशन में हुई, जैसे पास्कल, बेसिक, फोर्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इन लैंग्वेजेस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रूप में यूज किया जाने लगा। इनको चलाने के लिए बिजली भी कम यूज करना पड़ता था और साथ ही साथ इनमें हीटिंग प्रॉब्लम भी कम हुआ करते थे, पर एसी की ज़रूरत इन जनरेशन के कंप्यूटर्स में भी हुआ करते थे। इन जनरेशन में MICR, प्लॉटर्स और स्कैनर जैसे डिवाइसेस को इन्वेंट किया गया। इन जनरेशन में कई कंप्यूटर्स जिनका नाम IBM 360, IBM 370, CDC 6600, PDP-8 और PDP-11 जैसे कंप्यूटर को बनाया गया। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, इनका टाइम पीरियड 1971 से लेके अब तक का था। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि हज़ारों इंटीग्रेटेड सर्किट को मिला करके एक सिंगल चिप में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसके कारण इनकी प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई। इनको फर्स्ट टाइम इंटेल कॉर्पोरेशन के थ्रू 1971 में इंटेल 4004 माइक्रोचिप को बनाया गया, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। इस जनरेशन के सारे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर लगे होते थे उन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर्स बोलते हैं। इन जनरेशन के कंप्यूटर्स में स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर के अंदर ही इंटीग्रेट कर दिए गए, जिनके कारण इनका साइज छोटा और पोर्टेबल हो गया। साथ ही साथ इनके प्राइस भी काफ़ी कम हो गए थे, जिनके कारण पर्सनल कंप्यूटर घर घर पहुंच पाए। शुरुआती टाइम पे ये लगभग 5000 ट्रांजिस्टर को ही एक साथ जोड़कर माइक्रोचिप बनाया गया था, जिनको हम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी LSI बोलते हैं।
फिर टाइम के साथ साथ इनमें ट्रांजिस्टर की संख्या को बढ़ा दिया गया, जिसे हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी VLSI का नाम दिया गया। तो इस जनरेशन के मेन पॉइंट की बात की जाए तो इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी VLSI टेक्नोलॉजी का यूज किया जाने लगा, जिससे माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। ये कंप्यूटर्स पोर्टेबल और मोर रिलायबल होने के साथ साथ काफ़ी सस्ते भी हो चुके थे, जिनके कारण इनकी मार्केट डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और इसी जनरेशन से पर्सनल कंप्यूटर्स को घर घर तक पहुंचाया गया। इनमें इंटीग्रेटेड मेमोरी स्टोरेज हुआ करती थी, जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती थी। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कॉन्सेप्ट को यूज किया जाने लगा, जिससे फाइल शेयरिंग काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई। इस जनरेशन में कई नए हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C लैंग्वेज, C++, डेटाबेस का यूज किया जाने लगा। क्रे जैसे सुपर कंप्यूटर को भी इसी जनरेशन में बनाया गया, जो कि साइंटिफिक रिसर्च जैसे कामों के लिए यूज किया जाता था। इस जनरेशन में कई नए कंप्यूटर्स बनाए गए, जिनका नाम क्रे फर्स्ट, क्रे सेकेंड, एप्पल सेकेंड, वैक्स 19,000 जैसे कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस कराया गया। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, जिनका टाइम पीरियड अब तक से लेकर आने वाले टाइम तक का है। इस जनरेशन में भी मेन प्रोसेसिंग के फॉर्म में माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया जाता है, पर इस प्रोसेसर में एक नई टेक्नोलॉजी जिसे हम ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज करके इस प्रोसेसर को अपग्रेड कर दिया गया, जिसमें लगभग 10 लाख इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को डाल दिया गया, जिनको और छोटा करके इनके डिवाइस को भी और छोटा कर दिया गया। और स्टोरेज की बात की जाए तो प्राइमरी स्टोरेज के रूप में रैम और रोम को यूज किया जाने लगा, और सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में SSD मेमोरी कार्ड जैसे डिवाइस का यूज किया जाने लगा। इस जनरेशन में AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होने लगा, और इंटरनेट और डेटा कम्युनिकेशन जैसे टेक्नोलॉजी को इसी जनरेशन में इंट्रोड्यूस कराया गया। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स इतने एडवांस और डेवलप हैं कि ऑलमोस्ट हर फील्ड में इसका यूज होता है। कंप्यूटर, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, स्पेस रिसर्च और कई फील्ड में इनका यूज होता है। और साइज में ये काफ़ी छोटे हो गए, जिनके रिजल्ट में इन डिवाइसेस को घड़ी के फॉर्म में भी देखा जा सकता है। तो आइए इसके मेन पॉइंट की बात करें तो इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, जिसे ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा जाता है। इसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करके और साइज़ को छोटा कर दिया गया, जिनके कारण लैपटॉप, मोबाइल, यहाँ तक कि घड़ी के फॉर्म में भी इनको देखा जा सकता है। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में प्राइमरी मेमोरी के लिए रैम, रोम और सेकेंडरी मेमोरी के लिए SSD जैसे स्टोरेज डिवाइसेस का यूज होने लगा। इस जनरेशन में कई नए और इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा, VB, .NET और पाइथन जैसे लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कराया गया। इसी दौर में इंटरनेट को बनाया गया, जिनके यूज से हम कम्युनिकेशन, फाइल शेयरिंग, इंफॉर्मेशन एंड मनी ट्रांसफ़र जैसी चीज़ों का यूज़ कर पाते हैं। मल्टीमीडिया यानी साउंड, ग्राफिक्स, इमेज, टेक्स्ट एंड वीडियो जैसे मीडिया को डेवलप किया गया। इस जनरेशन में कई कंप्यूटर्स को बनाया गया, जिनमें PBM, नोटबुक, परम और पेंटियम जैसे कंप्यूटर्स को बनाया गया। तो ये थी कंप्यूटर की पांचों जनरेशन की डिटेल्स, जिनमें हमने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को शॉर्ट में कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट्स करें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड कीप लर्निंग।